गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ रहे थे और उसमें प्रकृतिवादी पढ़ रहे हैं। प्रकृतिवादी के जो मुख्य आर्थिक सिद्धांत हैं, आज हम यह विवेचन करेंगे और इनके बारे में अपने अवधारणाएं स्पष्ट करेंगे। जो हमने प्रकृति विधान का जो सिद्धांत पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने उसके लक्षण एवं आलोचनाएं के बारे में जाना था, और अब हम राज्य के कार्य के बारे में जानेंगे। तो राज्य के कार्य जो हैं वो प्रकृतिवादी प्राकृतिक विधान में विश्वास करते थे, ये हम बता चुके हैं। वे राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के विरोधी थे। तो उनका विचार था कि राज्य का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। तो प्रकृति की आवाज़ को ही वो मानव जाति के लिए मार्गदर्शक मानते थे, और वे मानते थे कि अनुचित या परस्पर विरोधी कोई भी ऐसा कोई कानून होना नहीं चाहिए और ऐसे कानूनों को हटा देना चाहिए, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। राज्य के कार्य वो मानते थे कि ये प्रकृतिवादी राज्य सत्ता के विरोधी तो थे, लेकिन प्रकृतिवादी विधान में ऐसे राज्य का विचार था जिसके न्यूनतम विधान के साथ साथ राजा को अधिकतम सत्ता प्राप्त हो। प्राकृतिक व्यवस्था स्थापित करने तथा चलाने के लिए एक सम्राट और सुसंगठित सरकार की आवश्यकता है, ऐसा वो मानते थे। वे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। तो एक तरफ वो राज्य को बहुत सारी जगहों पर हस्तक्षेप भी नहीं करने देना चाहते थे, और एक तरफ वो राजतंत्र पर विश्वास करते थे। और उनका विश्वास था कि वंशानुगत राजतंत्र जनता के उचित अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा जो वैयक्तिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी भी प्रदान करते हैं। वे निरंकुश शासक में विश्वास करते थे, जो प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। तो राजा को वो पूरा एक स्पेस देते हैं, मतलब कि किस तरह राजा अपना कोई भी कार्य किस प्रकार से उन्मुक्त भाव से कर सके। सम्राट को ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए जो समाज में प्राकृतिक संस्थाओं विशेष रूप से व्यक्तिगत संपत्ति के नियमों को नहीं मानते हैं। और राज्य के कार्य में उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था की रक्षा करना ये माना था, और जो लोग व्यक्तिगत संपत्ति एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का उल्लंघन करें उन्हें दंडित करना चाहिए तथा अच्छे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा उनका था कि लोगों को उचित शिक्षा देकर प्राकृतिक विधान को बनाए रखना चाहिए, और चौथा था लोक हित के कार्य जैसे सड़कों, नहरों आदि का निर्माण करवाना चाहिए। आलोचनाएं इसकी हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी एक तरफ तो व्यक्तिवादी स्वतंत्रता के हिमायती थे, पर दूसरी ओर वे निरंकुश राजा के पक्ष में थे। तो ये एक विरोधाभासी व्यवहार हुआ। दूसरा, व्यक्तिगत संपत्ति एवं प्राकृतिक व्यवस्था के विचार एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। जैसे हम एक तरफ तो प्राकृतिक व्यवस्था की रक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं कराना चाहते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्तिगत संपत्ति रख रहा है तो हम उस पर भी अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं। तो यह भी एक विरोधाभासी बात हो गई कि व्यक्तिगत संपत्ति एवं प्राकृतिक व्यवस्था के विचार एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने एक आपको मैंने पहले भी इस बारे में जिक्र किया है कि प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो व्यक्तिगत संपत्ति के नियमों को नहीं मानते हैं उन पर राज्य जो है वो अंकुश भी लगाए, मतलब जो प्राकृतिक संस्थाएं हैं उन पर मतलब सम्राट जो है उसको दंड दे, ऐसा भी मानते हैं। तो ये एक विरोधाभास का मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा वो और एक तरफ ये कहते हैं कि जो लोग व्यक्तिगत संपत्ति एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का उल्लंघन करें उन्हें दंडित करना चाहिए तथा अच्छे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छे कार्यों का क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, तो इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। और दूसरा, एक शक्तिशाली सम्राट यदि गलत मार्ग पर चलने लगेगा तो वो प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नष्ट कर देगा, ऐसा वो मानते थे। और चौथा, वो मानते थे कि व्यक्तिगत संपत्ति प्राकृतिक संस्था नहीं है।
व्यक्तिगत संपत्ति पर ऐसी मनुष्यकृत संस्था है जिसका आधार मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण रहा है। तो ये इनके विचारों में विरोधाभास आ रहा है बार बार। कृषि तथा बेशी उपज अथवा शुद्ध उत्पादन का सिद्धांत है इनका। उसमें है कि प्रकृतिवादियों का विचार था कि वास्तविक उत्पादन पर ही देश का कल्याण निर्भर करता है। किसी वस्तु का उत्पादन करने में कुछ पुरानी वस्तुओं का व्यय नष्ट करना आवश्यक होता है। जैसे गेहूं के फसल उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि गेहूं का बीज बोया जाए, अतः उत्पादित वस्तु एवं जो भी वस्तु है वो नष्ट हुई वस्तु के अंतर को ही वास्तविक उत्पादन कहते हैं। वो उत्पादित वस्तु एवं नष्ट हुई वस्तु के अंतर को ही वास्तविक उत्पादन कहते हैं ये। और प्रकृतिवादियों का मत ये भी था कि वास्तविक उत्पादन समाज की असली आय है। ड्यूपॉन्ट ने कहा था, ड्यूपॉन्ट जो थे शास्त्री ड्यूपॉन्ट, उन्होंने कहा था कि मनुष्य जाति की समृद्धि अधिकतम शुद्ध उपज पर ही आश्रित है। मनुष्य जाति की समृद्धि एक शुद्ध उपज पर ही आश्रित है। और प्रकृतिवादी शुद्ध उपज को प्रकृति की देन मानते थे। वे लाभ तथा उत्पादन में अंतर करते थे। जब एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचना बंद कर देता है तो इससे पूर्ति घटने लग जाएगी, और जब पूर्ति घटती है तो कीमत बढ़ जाती है, तो वह लाभ कमाने लगेगा, पर इसे उत्पादन नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रकृतिवादियों का विचार था। कृषि तथा बेशी उपज अथवा शुद्ध उत्पादन सिद्धांत के तहत वास्तविक उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है, इस पर भी उन्होंने प्रश्न किया था। इस संदर्भ में प्रकृतिवादियों का मत था कि वास्तविक उत्पादन केवल कृषि से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो वैसे भी प्रकृतिवादी पूरा कृषि पर ही जोर देते थे। तो क्योंकि इसके अलावा ये कहते थे कि सब श्रम अनुत्पादक हैं, केवल कृषि ही ऐसा उद्योग है जिसे शुद्ध उपज मिलती है। कृषि में मनुष्य प्रकृति के सहयोग से काम करता है और वास्तविक उत्पादन का निर्माण करता है। जब मनुष्य भूमि में प्रकृति के सहयोग से काम करता है तो तभी उसे वास्तविक उत्पादन प्राप्त होता है। कृषि में मछली उद्योग, खनिज तथा कच्चे माल का उत्पादन भी शामिल होता है इनके अनुसार, क्योंकि इनमें भी कुल लागत में से कुल उत्पादन अधिक होने से बेशी आय प्राप्त होती है। तो ये एक सरप्लस इनकम की बात करते हैं। जबकि शिल्पी तथा व्यापारी में भी क्रियाकलापों से समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी सेवाएं अनुत्पादक प्रकार की होती हैं, और व्यापारी व शिल्पी किसी भी प्रकार का नया धन उत्पादन नहीं करते हैं, तथा इनसे राष्ट्रीय धन की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी सेवाओं से केवल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा धन के भिन्न रूपों की कुल मात्रा में परिवर्तन होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं, धन्यवाद। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर दिए हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए हैं, कृपया उन पर जल्दी रिप्लाई देना शुरू करें। थैंक यू। अपन कल पढ़ते हैं।